बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, देख लो, मैं और शॉर्ट में कर दूंगा। क्योंकि मैं अभी समस्याएं जब वहां बैठा था तो वही समस्याएं लिखने लग रहा था कि भाई आप लोगों को समस्याएं क्या क्या महसूस हो रही है, क्योंकि मैं भी फील्ड में रहता हूं, मैं भी महसूस करता हूं ये समस्याएं हैं। हमारी जमीन में दूसरे तरीके की समस्याएं भी आने लगी है। हमारी जमीन में जीवाश्म कार्बन भी कम हो गया है। फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जीवाश्म कार्बन कम हो गया तो उपजाऊ क्षमता कम हो गई है। उसके लिए सहायक चीजें लगाने की आवश्यकता है। सहायक चीजें का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। मैंने आपको बोला सहायक चीजें लगाओ और तुरंत आपने यूरिया का बैग बढ़ा दिया, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है यूरिया का बैग बढ़ाने की। आप जो यूरिया का बैग लगा रहे हैं वो यूरिया की जो क्वांटिटी, जो मात्रा नाइट्रोजन फास्फोरस की केमिकल फॉर्म में दे रहे हैं वो दो। उसके अलावा आवश्यकता है बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर लगाना शुरू करो, नहीं तो जमीन में जीवाश्म कार्बन नहीं है, जीवाणु नहीं है। तो वो मात्रा इसीलिए बढ़ रही है कि जब जमीन में माध्यम नहीं है पौधे को देने वाला, तो वो माध्यम न होने के कारण आपकी जमीन की केमिकल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तब जाकर उत्पादन मेंटेन हो रहा है। किसी एक बायो फर्टिलाइजर, जैसे मैंने नाम लिया बायो फर्टिलाइजर, किसी एक बायो फर्टिलाइजर का नाम बताओ। महात्मा गांधी जी के अनुयायी हो गए सारे, एक चुप सोगू रावे। बता, हाँ। अब मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस गैप को ही खत्म करने का प्रयास करता हूं। गैप क्या है? गैप है हम ऐसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर देते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद उसका कार्यक्रम समाप्त हो जाए। नाइट्रोजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। रिकमेंडेड डोज तो है, पर मेरे किसान को तो पता नहीं लगा कि डाई कितनी डालू, यूरिया कितना डालू। मैं भी ठीक हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। आपको उसी के अनुसार खाद उर्वरकों को देना चाहिए। लेकिन मुझे आवश्यकता है ग्राउंड लेवल पे आप किस तरीके से जो चीजें प्रयोग कर रहे हैं उसका आपको अनुभव और उसका लाभ आपको मिले, तब जाके मेरे व्याख्यान का सार्थकता सिद्ध होगी। बायो फर्टिलाइजर का मतलब है आपके बीच में एनपीके कंसोर्टिया है, आपके बीच में पीएसबी है, फास्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। एनपीके कंसोर्टिया क्या होता है? एनपीके कंसोर्टिया, एनपीके एक तो आप पाउच देखते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 19 19 19 20 20 20 18 18 18 6 12 40 11 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन एनपीके कंसोर्टिया में यदि किसी किसान भाई को पता हो क्या है, वो हाथ उठा के बताएं। हाथ उठाओ जिसे पता हो। नहीं, आप अलाउ नहीं है। काकरान जी, आप दोनों के बीच की कड़ी है। नहीं, मैं इसलिए पूछा है, देखो यदि 2 रुपए भी खर्च करो और यदि मुझे उसका लाभ हानि पता है तो 2 रुपए खर्च करो, नहीं तो नहीं करो। मैं कोई भी चीज बताऊं, यदि आपका उसके लाभ समझ में आए तो उसको लगाओ, यदि लाभ समझ में नहीं आए तो एक एक रुपया कीमती है। 20 30 50 रुपए का फेरोमोन ट्रैप भी बेकार है यदि मुझे उसका लाभ नहीं पता है। और यदि लाभ पता है तो आपने सीटीपीआर की 1800 रुपए की शिष्य भी डाली है। जिस समय आदमी 500 400 रुपए एकड़ का खर्च करता हुआ डरता था, उस समय आपने 1800 रुपए की डाली है। तो यदि आपको लाभ पता है तो आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, यदि नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। एनपीके कंसोर्टिया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो हम जमीन में डाई यूरिया पोटास डालते हैं, इसको घुलनशील करके पौधे को उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट करके उपलब्ध फॉर्म में देने का कार्य करते हैं। मैं यूरिया जितना डालूं उसकी 3 गुनी मात्रा पौधे को कन्वर्ट करके दे दे, वो है कारगर, वो है मेरे पौधे को रेस्पॉन्स, वो है मेरी जमीन की उपजाऊ क्षमता। हमारी जमीन में जीवाश्म कार्बन कम हो गया, ये जीवाणु कम हो गए, तो इसलिए हमें इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, अलग अलग सपोर्ट की। पीएसबी था, फास्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फेट जमीन में है, बहुत सारे खेत आपको देखने को मिलेंगे। जब आप टेस्ट कराते हैं किसी भी सोइल टेस्टिंग लैब में, वहां पे सैंपल गया, टेस्ट होके आया, आने के बाद लिखा फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कम, इसमें फास्फोरस उच्च कोटि का उपलब्ध। और जब मैं खेत में फसल उगाता हूं उसमें होता कुछ नहीं, उसमें ना फुटाव होती, ना बढ़वार होती, ना गन्ने का वजन निकल रहा।
मैं कहता हूं क्या लगे वे तो बता रहे सारे तत्व ठीक है, फास्फोरस है, पोटास है, लेकिन ये जब बुआई करता हूं या फसल होती है तो उसमें अच्छा नहीं होता। कारण उपलब्ध फॉर्म में नहीं है। उसे उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले जीवाणुओं की जरूरत हमारे वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा है। खाद खूब लगाते हैं, उसकी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। एनपीके कंसोर्टिया, नाइट्रोजन को भी कन्वर्ट करने वाला जीवाणु, फास्फोरस को भी कन्वर्ट करने वाला जीवाणु, पोटास को भी कन्वर्ट करने वाला जीवाणु, उन सभी उपलब्ध कराने वाला। मेरा निवेदन है अब की बार जब खाद में इस्तेमाल करो केमिकल, उनके साथ अलग तरीके से ड्रेंचिंग करो, चाहे आप उसका कंपोस्ट में मिला के इस्तेमाल करो। ये कंसोर्टिया या सीवीड एक्सट्रैक्ट, ऐसे तत्व जो पौधे के शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनका भी इस्तेमाल शुरू करो, तब जाके हम उत्पादन ले सकते हैं। अन्यथा हम धीरे धीरे जो पिछला समय बदल रहा है, अभी जो किसान भाई बता रहे थे कि पॉपुलर की खेती 30-25% पर पॉपुलर की खेती आ गई है। कुछ तो गन्ना वैसे ही हार्ड क्रॉप है और जो इसमें उत्पादन और गिरते क्रम में चला गया। मैं भी इस पे एक स्टडी भी कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर उत्पादन में गिरावट आ क्यों रही है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कारण नहीं है, मैं टॉप बोरर केवल एक टॉप बोरर बोलूं उसके कारण कह दूं उत्पादन गिर गया, नहीं। ये पूरा क्षेत्र बैठा हुआ है तो उसके मल्टीपल रीजन मिलेंगे, बहुत सारे कारण मिलेंगे। उन कारणों को जोड़ना है और उनको जोड़ के उनकी परसेंटेज निकालनी है, इसके कारण इतना, इसके कारण इतना, और तब उसका नीचे से बैकग्राउंड लेके चलना है कि इसका समाधान ये है, इसका समाधान ये है, इसका समाधान ये है, ताकि हम उसी उत्पादन की हाइट को प्राप्त करें जो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अपना एक माइलस्टोन बनाया है, एक अपना मैक्सिमम उत्पादन बनाया है। मैं और ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए यदि दूसरी तरीके से वार्ता शुरू करें, यदि किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो वो हाथ खड़ा करे, प्रश्न पूछे। हाँ जी राहुल जी। ब्लैक स्मट बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लैक स्मट का कंट्रोल कैसे करें, पहले पहचान करें। गोब में आपको ब्लैक स्मट काला चूर्ण दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा पौधा यहाँ पर खड़ा है। गोब जो होती है उसके अंदर काला चूर्ण भरा हुआ है। उस काले चूर्ण भरे हुए पौधे को ऊपर से कैपिंग करके किसी भी प्लास्टिक के बैग से ढके, यूरिया का, डाई का, जो भी पन्नी आपके पास हो उससे ढके, जमीन स्तर से उसको उखाड़े और खेत से बाहर ले जाकर नष्ट कर दे। निवेदन एक है, बगैर ढके ना उखाड़े। उसका लॉजिक बताऊंगा। इस पर इतने महीन स्पोर्स है, इतने महीन कण है, ये काला चूर्ण जो दिख रहा है यही इसकी आगे पीढ़ी बढ़ाने वाला है। यदि आप इसको काटेंगे, काटते सार ऊपर एक बहुत महीन पतली सी झिल्ली होती है, वो पन्नी से टाइप की, तुरंत फट जाती है तो वो वहीं पे सारा चूर्ण बिखेर देगा और आपके खेत में अब नजर नहीं आएगा। 3 महीने बाद साइड के पौधों में फिर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहला तो निवेदन है कि आप इसको कवर करके ऊपर से और तब उखाड़े, और उखाड़ने के बाद तुरंत पूरे खेत में प्रोपिकोनाजोल नाम की एक दवाई आती है, आप उसका 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर स्प्रे करें, लेकिन 2 स्प्रे करें। पहला उसी समय उसके स्पोर्स को, माइसीलियम को रोकने के लिए। यदि मेरे खेत में आ रहा है अभी तो मैं एक और चीज को रिलेट कर लूं कि मेरे खेत में स्मट भी दिखाई देगा और उधर टॉप बोरर का मैं इस्तेमाल कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसी समय इसको भी उखाड़ दे और उसमें प्रोपिकोनाजोल नाम की एक दवाई और मिला दे। या आपने पहले प्रोपिकोनाजोल स्मट उखाड़ दिया, प्रोपिकोनाजोल का आपने इस्तेमाल कर दिया, 12-15 दिन के बाद जब आप टॉप बोरर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दवाई का, उस समय एक सिस्टेमिक फंजीसाइड दोबारा से मिला दें, क्योंकि इसके स्पोर्स दोबारा से 2 बार की रिकमेंडेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए। जी जी। रूट बोरर की पहचान प्रारंभिक अवस्था में, उसका निदान बहुत अच्छा। रूट बोरर पहली अवस्था